नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां पाठ में कवि ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है और हिमालय की सिराओं से निकलती हुई नदियां अपना कैसे रूप परिवर्तन करती है, ये लेखक ने इसमें दर्शाया है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम पाठ का सार जान लेते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, कहाँ से उनका उद्गम हुआ, उनके पल पल बदलते रूप, वो कैसे अपना रूप बदलती है, इन सब से क्या है परिचित करवाना चाहते हैं। उन्होंने हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रिया, सागर को उनका प्रेमी माना है। उन्होंने इन नदियों का, हिमालय को तो पिता माना है और जो छोटी छोटी नदियाँ उनको पुत्रिया और जो सागर है उनको इनका प्रेमी माना है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम दृढ़ संकल्प कर ले, अगर हम अपने इरादों को मजबूत कर ले, तो आने वाली जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं रोक सकती, हमारे मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। जिस प्रकार से जो नदियां पर्वतों से निकलती है तो उनके मन में समुद्र से मिलने की दृढ़ इच्छा होती है, दृढ़ निश्चय होता है, तो वह हर रुकावट को खत्म करके और समुद्र के आगोश में मिल जाती है। तो इसी प्रकार से अगर मनुष्य चाहे अपने किसी लक्ष्य को पाना, उसको दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे ये लक्ष्य पा करके रहना है, तो किसी भी प्रकार की रुकावट, किसी भी प्रकार की बाधा उसके मार्ग में नहीं आ सकती, उसे आगे बढ़ने से, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। तो हिमालय की बेटियां, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। बोल रहे इन नदियों को मैंने पहले बहुत दूर से देखा था, जो बड़ी गंभीर लगती थी, शांत लगती थी और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब शिष्ट और कुलीन, बड़े कुल की जैसी महिला हो, ऐसे वो प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर था, श्रद्धा थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक क्या बता रहे कि मैं अपनी माँ और दादी और मौसी और मामी की गोद में जिस तरह खेलता, उसी प्रकार से उसकी धारा में मैं डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। बोल रहे हैं कि अब जब हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय पे गया, तो जो वो नदियां हैं मुझे कुछ और ही रूप में दिखाई दे रही। मैं हैरान था कि ये वही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, जो समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। मतलब समतल मैदान में जाकर के विशाल कैसे हो जाती है नदियाँ। ये गंगा है, सतलज है, ये नदी मैदान में जाकर विशाल कैसे हो जाती है। और ये जो इनका उछलना, इनका कूदना और इनका खिलखिलाकर लगातार हंसना, इनका जो भाव भंगी है, इनका यह उल्लास कहाँ गायब होता है मैदान में जाकर के। जब मैदान में ये चली जाती है तो अब जो हंस रही है, ये खिला रही है, कि जो भाव भंगिमा है, ये सारी की सारी कहाँ गायब हो जाती है मैदान में जाकर के। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बोलते हैं कि अगर मैं किसी लड़की को देख लूँ तो उस पर मेरा ध्यान अटक जाता कई बार, लेकिन उतना तो मैं तब भी अचरज नहीं होता मुझे, उतना आश्चर्य तो मुझे तब भी नहीं होता जितना मैं इनकी हिमालय की बेटियों की बाल लीला देखकर आश्चर्य हुआ मुझे। हिमालय में आकर के वे खिलखिला रही है, हंस रही है, उछल कूद कर रही है, ये सारी चीज़ें देखकर मुझे हुआ, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ। कहाँ ये भागी जा रही है। वो कह रहे कि ये कहाँ भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है इनका, वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। और अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, अपने महान पिता, हिमालय रूपी पिता का विराट प्रेम पाकर भी अपने हृदय को अतृप्त ही है। मतलब इनका हृदय अपने पिता के इतने बड़े प्रेम को पाकर भी असंतुष्ट है। वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाए, सरसब्ज उपत्यकाए, ऐसा है इनका लीला निकेतन। इनका निकेतन मतलब घर, जहाँ पर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, हरी भरी घाटियाँ हैं, और फिर भी ये कहाँ खुश रह पाएंगी।
यहाँ पे ऐसे घर में नहीं रह पा रही खुश, तो कहाँ जाके इनका लक्ष्य, कहाँ जाना, ये कहाँ जाना चाहती है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब ये जाती है रास्ते में खेलते खेलते, थोड़ा दूर निकल जाती है वहां से, और जब बीच में रास्ते में उनको देवदार के, चीड़ के, सरो के, चिनार, सफेदा, कैल आदि जंगलों में पहुंच जाती है, तो इन्हें अपना बीती यादें मिलने का, बीती यादें याद आने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। मतलब बोलते हैं कौन जानता है जो बुढ़ा हिमालय है अपनी इन नटखट बेटियों के लिए अपना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियां में से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बोलते हैं कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए कि उनके लिए इस विराट, इस बड़े जो मौन होकर के उनके पास है, इनके सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। उन बड़ी बड़ी चोटियों के पास सिर्फ एक हिमालय ही है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जिनके नाम सुनते ही ये छोटी छोटी जो नदियां हैं वो आंखों के सामने आ जाती है, आंखों के सामने नाचने लगती है। ये इसमें मिलने वाली नदियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं। बोलते हैं कि वास्तव में जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वो कुछ नहीं है, लेकिन दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित हो रही है। मतलब इस हिमालय के पिघले हुए दिल से एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर के और इन दो महानदियों के रूप में, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के रूप में, पर्वत में जाकर के, पर्वत की समुद्र में जाकर मिल रही है, समुद्र की ओर प्रभावित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। बता रहे हैं कि वो हिमालय, वो पर्वतराज कितना भाग्यशाली है जिसे इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, इनके अपने साथ रखने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। मतलब जिन लोगों ने इन नदियों को सिर्फ मैदानों में देखा है तो उनके दिमाग में तो ये ख्याल आ ही नहीं सकता कि हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेलती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। मतलब ये जो बच्चियां है, ये नदी सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों अपने पिता हिमालय की गोद में नंग धड़ंग होकर के, बच्चे की तरह, जैसे बच्चा अपने आप की गोद में, छोटा बच्चा नंग धड़ंग होकर के खेलता है, उसी प्रकार से ये नदियां हैं उनकी गोद में खेल रही है। तो बोल रही है कि जो पहाड़ी आदमी है उनके लिए आकर्षण नहीं हो, ये उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हिमालय को अपना ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में झिझक नहीं होती। किसके? उन नदियों का। तो कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बैत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। उन्होंने क्या कहा? उनको बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। जब उनको कालिदास के उस नाटक की याद आ जाती है जिसमें मेघदूत में ब्रही यक्ष ने, उस दानव ने उससे कहा मेघदूत से कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तो ये बात उनको याद आ जाती है। तो और सोचते हैं कि उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। वो कहते हैं कि उस महाकवि कालिदास को भी नदियों का सचेतन बोलते हैं सजीव,
कि नदियों का सजीव रूप को भी पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कि जो भी इन पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में अलग अलग शक्लों में देखेगा, तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेलकर ने, अब आपका क्वेश्चन बन गया कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोकमाता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? अगर उन्हें हम बेटियों के रूप में देख ले तो हमें क्या समस्या है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता एक और भी धागा है। ममता, ममत्व या ममता एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। वहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई जो लिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में मैं उस प्रगतिशील जल में असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो मैं गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तो तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि जब हर आदमी कोई बहन मानता है, कोई अपनी प्रेयसी मानता है, कोई उन्हें माता मानता है, तो मैं एक दिन मैं भी उस नदी पे जा करके दोपहर का समय किनारे पर बैठा, तो मेरे भी मन में कुछ ख्याल आ गए और मैं भी उन्हें बहन मान करके और गुनगुनाने लग गया। क्या गुनगुनाने लग गया? कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। कह रहे हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी। बहन तुम्हारी जो लीला है वह आश्चर्यजनक है। हटा मुदित मन हटा खुमारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मतलब जो आपने मेरा मन मोह लिया है। मुदित मतलब मोह लेना, मन मतलब मन, और हटाना मतलब हटाना, खुमारी का मतलब आलस। आपने मेरा आलस हटा करके मन मोह लिया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी मतलब बलिदान। मैं तुम पर अपना सर्व बलिदान करना चाहता हूँ, सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और यह जो बाप है तुम्हारा यह हिमालय है। तुम बेटी हो और यह हिमालय तुम्हारा बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय तुम्हारे बारे में चिंतित है, चिंता कर रहा है पर वह चुप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, बोल रहे प्रकृति रूपी नर्तकी मतलब नाचने वाली, प्रकृति रूपी नर्तकी के चित्रित पट पर या चित्रित पर्दे पर, प्रकृति रूपी नदी के चित्रित पर्दे पर अनुपम अद्भुत छाप महल है। इस प्रकृति के नर्तकी रूपी चित्रित पर्दे पर जो हिमालय है यह क्या है? अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, अनुपम छाप है हिमालय। यह हिमालय क्या है? अनुपम छाप है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी।